कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपके पाठ्यक्रम का एक नया अध्याय आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि पूरे मनोयोग से आप इसका अधिगम करेंगे। हमने विगत कक्षा में जो यत्न हैं द्विधा दो प्रकार के अपने यत्न हैं, उनमें आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में बड़े ही स्पष्ट ढंग से पढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अधिगम आपको हो ही गया होगा। आज अपन बाह्य प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न में मामला क्या है ना। बाह्य यत्नों एकादशधा, बाह्य यत्नों एकादशधा, इसका मतलब है कि बाह्य प्रयत्न है, यह प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार का होता है। और आद्य पंचदा, आद्य पंचदा वो 5 प्रकार का था, ये 11 प्रकार का है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से इनका क्रम है ना, ये बनता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार इस क्रम से प्रश्न बनेगा, क्योंकि जो सामान्य प्रश्न बनने वाले थे वो बन चुके हैं, कई बार सामान्य चीज़ें आ चुकी हैं। इस बार वो पूछ सकता है आपको इसमें एक रिक्त स्थान दे करके और एक मिसिंग पूछ सकता है। और ये कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात उस एग्जामिनेशन हॉल में उस समय जब तनाव में आप होते हैं तब बड़ी बात होती है। इसलिए इस क्रम को आप एकदम से सजा लो, एकदम तैयार कर लो, है ना। सबसे पहले क्या है, विवार है, संवार है, श्वासो, नादो, अघोषो, घोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण है, उद्दातो, नुद्दात है, स्वरितश्चेति, है ना। ये विशेष क्रम है जो आपको याद मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले विवार है, संवार है, उसके बाद श्वासो, नादो, अघोषो, है ना, घोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरितश्चेति, है ना। ये विशेष क्रम आपको याद होना ही चाहिए। वो इसी क्रम में 2 मिसिंग वर्ड दे देगा जो आप थोड़ी दिक्कत होंगी अगर ठीक से याद नहीं कर पाओगे तो। अब अपन क्या करेंगे, इनका एक सेट बना लेंगे ना। विवार, श्वास और अघोष का एक सेट हो जाएगा, संवार, नाद और घोष का एक सेट हो जाएगा ना। 3-3 का वर्गीकरण है ना। उसके बाद में अल्प प्राण हो जाएगा, उसके बाद में महाप्राण हो जाएगा, उसके बाद में अपने स्वरों के उद्दात, अनुदात और स्वरित की एक सुंदर सी टेबल हो जाएगी। इस प्रकार से हम इनको सजाने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले अपने रखा विवार, श्वास, अघोष, लेकिन अपनी जो क्रम है ना वो ये नहीं है। क्रम इसका क्या होगा, विवार, संवार, श्वास, अघोष, इस प्रकार से वो क्रम सबसे पहले याद करना। उसके बाद में इनको एक टेबल में सजाना है। तो विवार, श्वास, अघोष ये बाह्य प्रयत्न है। आप बाह्य प्रयत्न समझ तो गए ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुख के अंदर जो प्रयास किया गया है वो आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। और उच्चारित वर्ण के बाद में अपने मुख की एक विशेष सुंदर सी बनावट जो बनती है ना, वो बाह्य प्रयत्न हो गया। आप वर्णोच्चारण में बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर मेरा बाह्य प्रयत्न हुआ है। लेकिन जो बोलने में ना, उच्चारित करने में आभ्यंतर प्रयत्न का विशेष योगदान है ना। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे इनको कि विवार, श्वास, अघोष है, इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब विद्वत जनों के लिए इतना ही पर्याप्त है, खर, है ना। जो विद्वत जन है, जो पढ़ने वाले गंभीर बच्चे हैं, वो अब सारे कैफ है, टै ये सब नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ खर लिखेंगे। और खर बोलते हैं उनके सामने एक वर्णों की एक सीरीज है, एक माला है, वो सामने खड़ी दिखेगी उनको ना, सजी हुई माला दिखेगी और उस माला में से वो एक वर्ण चुन लेंगे जो उनको परीक्षा में पूछा जाएगा ना। खर में क्या होगा, खप, छटत, चटताव, कपये, है ना, और श रह, जिसे अपने प्रत्याहार संज्ञा बनाई थी ना वहीं से। तो कौन कौन सा जाएगा, खप, छटत, चटताव के हिसाब से इसमें क और ख हो जाएगा, च और छ हो जाएगा, और त और थ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और प और फ हो जाएगा, प और फ हो जाएगा, और श और श ये वर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे वर्ण विवार है, श्वास है, अघोष है।
मैं अभी बताऊंगा आपको विवार क्या होता है, श्वास क्या होता है, अघोष क्या होता है, नाद क्या होता है, मैं अभी बताने वाला हूँ, आप चिंता मत करो। पहले ये देखो इस टेबल में कैसे सजाएं अपन। तो या तो खर को इस तरीके से तैयार होना चाहिए, प्रत्यार वर्ण की खर बोलते सारे वर्ण डांसिंग मोड में आपके सामने आ जाएंगे ना, और आप तुरंत पकड़ लेंगे ना। या फिर आप इनको इस तरीके से याद कर लो कि पहला और दूसरा और तीनों से इसमें विवार, श्वास और अघोष में आते हैं। उसके बाद में संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और अघोष में हर्ष वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? हर्ष वर्ण। और हर्ष में क्या है, आप है से स्टार्ट करो और हैवरट लण यम गणनम जब है गढ़दस जब गढ़दस है ना, वहां तक जाती है बात। तो इसमें तीसरा आ जाएगा और चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आ गया। और क्या जाएगा इसमें साहब, इसमें ये रे ले और वह अंतस्थ आ जाएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण वर्ण है आ जाएगा। देखो हस की बात है तो है से स्टार्ट हो गए, तो है यहाँ पर। देखो यही बात इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछ सकता है। यहाँ पर ऊष्म वर्ण है ना, लेकिन ऊष्म वर्णों में 3 ही है, चौथा है ऊष्म वर्ण है ना, वो यहाँ पर आ गया। किसमें? संवार, नाद और घोष में। जबकि विवार, श्वास, अघोष में ऊष्म वर्णों में 3 ही वर्ण हैं, चौथा इसमें है वो आगे जंप कर गया। ये याद रखना, कहीं तुम परीक्षा में ऐसे हल्के फुल्की तैयारी में क्या होता है, ऐसे तीनों सह दिख जाते हैं तो अपनी आइडिया लगाते हैं 3 सह इसमें, तो वो ऊष्म वर्ण है और ऊष्म वर्णों के साथ में हमेशा रहता है, वो है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मत मान लेना इसको, परीक्षक यहाँ गोता लगा सकता है। ये जो है वर्ण है ये संवार, नाद और घोष में आता है, न कि विवार, श्वास, अघोष में। ठीक है ना। तो खर हो गए, हर्ष हो गए। उसके बाद में अल्प प्राण की बात करें तो पहला वर्ण क हो गया, तीसरा ग हो गया और पांचवा अंग हो गया। 1, 3, 5 आएंगे हर वर्ग के। और यण में यण आगे, तो यण में ये रे ले और वह, यण में यही 4 आते हैं, तो ये अंतस्थ आ गए। ठीक है ना। इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, याद रखना। और महाप्राण में क्या है, 2 और 4, जब 1, 3, 5 आ गए तो 2 और 4 बचे, तो ये बात ये याद हो गया, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। और शल में क्या है, श और लास्ट वाला ये है। यहाँ पर ऊष्म वर्ण है वो चारों के चारों एक साथ आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ऊष्म वर्ण का एक वर्ण है वो जंप कर जाता है। इसको बड़ा विशेष याद रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। और उदात, अनुदात और स्वरित में आपको पता है कि जो सारे स्वर है ना आपके, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो ये सुंदर सी टेबल आपने सजा ली। और इसका मतलब ये समझा आपने कि कुछ वर्ण है जो वर्ग का पहला और दूसरा होता है, 3 श होते हैं ना, तालव्य, मूर्धन्य और दंते, ये सब विवार, श्वास, अघोष में आते हैं। संवार, नाद, घोष में हर्ष वर्ण आते हैं। अल्प प्राण में ये आते हैं, महाप्राण में इस प्रकार से दूसरा, चौथा और शल वर्ण। इस टेबल में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये है, इसको आप इसमें विवार, श्वास, अघोष में मत काउंट करना, तीनों शय को छोड़ करके आगे चला गया और यहाँ पर इसकी गणना आपको करनी है। तो ये सुंदर सी टेबल आपकी आंखों में सज जानी चाहिए, स्कैन हो जानी चाहिए। और जब भी यहाँ से बाह्य प्रयत्न के बारे में एक प्रश्न पूछेगा, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, जैसे प्रश्न आए तो ये टेबल आपके सामने डांसिंग मोड में आके खड़ी हो जाए और आप वहाँ से तुरंत वर्ण को पिकअप कर लो और आपका प्रश्न सही हो जाए। अब कुछ ये देखो कि ये होता क्या है। विवार का मतलब होता है मुख का खुलना। आप ऐसे लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो इसमें कि विवार का मुख क्या है, मुख का अच्छी तरीके से खुलना है ना। और संवार का मतलब है कि मुख का अच्छे तरीके से नहीं खुलना। उसके बाद में है श्वास का मतलब हो गया कि जो स्वर तंत्री है उसको झंकृत किए बिना हवा का बाहर आना है ना। जब अपन बोलते हैं तो वायु बाहर आती है ना, जब वो झंकृत करके बाहर आती है तो झंकृत की अवस्था में तो नाद हो जाता है, और श्वास की स्थिति में वो उसको झंकृत नहीं करती है ना, स्वर तंत्री है ना, अंदर अपने मुंह में स्वर तंत्री होती है, उसकी बात है। उसके बाद में क्या, घोष का मतलब वर्ण का गुंजायमान होना, अघोष का मतलब मुंह के अंदर वर्ण का गुंजायमान नहीं होना। ठीक है ना। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है, अल्प प्राण का मतलब है कि भीतर की वायु का कम मात्रा में उपयोग, और महाप्राण का मतलब है भीतर की वायु का
अधिक मात्रा में उपयोग, ठीक है ना। और उदात्त अनुदात्त स्वरित आप जानते हो कि ये स्थानकृत विभेद है स्वर वर्णों का, कुछ उदात्त होते हैं कुछ अनुदात्त होते हैं और दोनों के मिक्स रूप को स्वरित कहते हैं। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर पूरा होता है। इसमें हमने उच्चारण स्थान पढ़े, आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े, बाह्य प्रयत्न पढ़े और बाह्य प्रयत्न के जो शीर्षक हैं, है ना, इनके बारे में अपने जाना कि भीतर की वायु का अधिक प्रयोग, महाप्राण, कम प्रयोग, अल्प प्राण, नाद का मतलब स्वर तंत्री को झंकृत करना, घोष का मतलब गुंजायमान होना, कुछ वर्ण है ना झ झ यहाँ पर गुंजायमान हो रही है आवाज, है ना। इस तरीके से इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो विद्वत जन ये सब चीजें फील करते हैं। आप तो सिर्फ इतना ही फील करो कि ये टेबल आपके सामने है, इसमें से आपके लगभग 2 या 4 नंबर का मामला बैठेगा और उसको आपको पकड़ना है। वो 2 या 4 नंबर आपकी भाग्य की रेखा को मोड़ देने वाले हैं, आपका भविष्य को स्वर्णिम बनाने वाले हैं। बस इतना याद रखो आप, इसी से आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि आपको क्लासें प्रॉपर मिलती रहें। अगर आप में इसमें कुछ कमियां दिख रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सुझाव दें, आपको और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस बार परीक्षा में जो बाह्य प्रयत्न से जो प्रश्न अपेक्षित है मेरे हिसाब से वो ये है कि आपको ये पूछ सकता है कि ये शीर्षक दिए हुए हैं, विवार का मतलब क्या होता है, नाद का मतलब क्या होता है, तो इनका ये मतलब आप याद रखना कि किस चीज़ को नाद कहते हैं, किसको घोष कहते हैं, किसको अघोष कहते हैं ना। और दूसरा इनका जो क्रम है ना, व्यवस्थित क्रम है, वो याद रखना, ठीक है। धन्यवाद।